Hello dear students. So in this lecture we will study about the AC circuit containing inductor and resistance. So here is the circuit, and in this circuit we have resistance R, okay, and inductor L, okay, and here we have a supply of alternating EMF E is equal to E naught sin omega t, okay। तो देखो alternating EMF जो है उसका फॉर्मूला हम लिखें E is equal to E naught sin omega t आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ओनली अगर रेजिस्टेंस ही लगा हो, खाली रेजिस्टेंस ही लगा हो, तो जो करंट होता है करंट का फॉर्मूला अपने पास कहता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये जो आता है अल्टरनेटिंग करंट, ये कब आता है? जब ओनली क्या लगा है अपने सर्किट में? रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो ई है अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, और जो अपना अल्टरनेटिंग करंट है, दोनों ही क्या है? सेम फेस में है, ठीक है ना। अब मान लो एल लगा हुआ है ओनली, तो एल के लिए क्या होगा? आई इजिकल टू आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग करंट जब आएगा जब हमारे पास क्या लगा हो सर्किट में? ओनली इंडक्टर लगा हो। क्या लगा हो? इंडक्टर लगा हो, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, दोनों समझ में आ रही है आपको। इसमें क्या है, जो रेजिस्टेंस जब लगा हुआ है तो अल्टरनेटिंग करंट और जो ईएमएफ है दोनों क्या है? सेम फेस में। और इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में यह है कि जो करंट है हमारा वो पाई बाई टू से पीछे है, पाई बाई टू से क्या है? पीछे है, क्योंकि देखो ये माइनस पाई बाई टू हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इस सर्किट में क्या है यहाँ, अब ये तो केस जब थे जब ओनली रेजिस्टेंस और ओनली इंडक्टर लगा हुआ था। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सर्किट है उसमें आर और एल जो है वो दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। तो ये हमारा क्या अल्टरनेटिव सर्किट है कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इन इन सीरीज, सीरीज में लगे हुए हैं अपने पास, इन सीरीज, ठीक है। अब सीरीज में है तो देखो करंट सेम जाएगा दोनों में, ठीक है। करंट जो है वो सेम जाएगा, पर वोल्टेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो जैसे आर वाला जो रेजिस्टेंस वाला है उसके लिए वोल्टेज को अपन वी आर से डिनोट करते हैं, देखो ये करंट हो जाएगा, ठीक है। ये करंट से ये करंट रिप्रेजेंट कर दिया। अब करंट और जो वोल्टेज है दोनों के दोनों क्या है? सेम फेस में है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है? सेम फेस में होगा करंट और वोल्टेज, है ना। अभी इसमें देखते हैं अपन किसमें? इंडक्टर में। तो इंडक्टर में क्या होगा? जो करंट है, करंट पाई बाई टू से पीछे है, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया करंट हमारा आई, ठीक है। और जो वोल्टेज है वी एल, वो क्या होगा? पाई बाई टू से आगे होगा। ये कह सकते हैं हम कि वोल्टेज जो है वो पाई बाई टू से आगे होगा, या ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो पाई बाई टू से पीछे होगा। तो इस तरह से ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसका हम ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं किस तरह से फेजर डायग्राम बनेगा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम अगर आपको आ जाएगा, इसका फेजर डायग्राम समझ में आ रहा है, तो बहुत इजीली आप बाकी के जितने भी फॉर्मूलेज इसमें डिराइव हो रहे हैं बहुत इजीली उनको डिटरमाइन या फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमने बनाया एक, ये एक्स एक्सिस हो गई, दिस वन इज एक्स एक्सिस, okay, this one is x axis and this one is y axis. Now you can see that I and VR, I और VR जो है वो सेम फेस में, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है? I और VR से, I एंड VR से, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, I और VR जो जो वेक्टर है अपने उनको ड्रॉ कर लो, जो फेसर है उनको ड्रॉ कर लो आप। तो उनको ड्रॉ करो, देखो इस तरह से, लेट्स से दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे रिप्रेजेंट हो गया, ये आई वेक्टर से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये आई वेक्टर हो गया, ठीक है। देखो वेक्टर लगा देते थे उनको फेसर बोलते थे, करंट फेसर हो गया, और ये वोल्टेज फेसर हो गया आर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, तो ये वी आर वेक्टर हो गया। आया समझ में? ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। अब सेकंड थिंग क्या है कि जो ये है वोल्टेज वीएल, ठीक है, जो वोल्टेज फेसर है इंडक्टर के लिए, ये कितने एंगल पर है? पाई बाई टू पर है आई से। तो आई से आपको पाई बाई टू पे ड्रॉ करना है, आई से जो है पाई बाई टू पे ड्रॉ करना है 90 डिग्री पे। तो इस तरह से आप 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा वीएल वेक्टर, ठीक है। या वोल्टेज फेसर मिल जाएगा, किसके लिए? वोल्टेज फेसर मिलेगा इंडक्टर के लिए, ठीक है। वीएल वेक्टर हो गया। और ये जो एंगल है यहाँ से आता है कि एंगल कितना है आपका? पाई बाई टू है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जो एंगल है ये पाई बाई टू है, देखो ना आप यहाँ पे देख लो आप क्लियरली। जो वीएल है वो क्या है? पाई बाई टू से आगे है, तो पाई बाई टू से आगे कर दो, ठीक है। अब हमें क्या है? इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है? हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। तो पैरेललोग्राम लॉ के लिए क्या करो कि ये जो वी आर वेक्टर है अपना, इसके पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करो। ये पैरेलल ड्रॉ करा आपने, ठीक है। ऐसे इस जगह वीएल वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करो, तो ये वीएल वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करा, तो यहाँ पर आपको वी कैन वेरी इजीली ड्रॉ आ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट देखो, ये जो ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
ये डायगोनल जो होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और रिजल्टेंट क्या है इन दोनों का, जैसे भाई ये वोल्टेज जो है वीआर जो है रेजिस्टेंस का वोल्टेज, जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है यहाँ पर, और वीएल जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है आपका कहाँ पर, इंडक्टर के केस में। तो ये जो इनका रिजल्टेंट होगा वो किसको डिनोट करेगा, ई वेक्टर को। तो ये ई वेक्टर आ गया, जो कि आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ अपन ने लगाया हुआ था। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम ये ले लेते हैं कि भाई जो फेस है आई और ई के बीच में, यानी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बीच का जो फेस है वो कितना है, फाई है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो कि जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है अपना, जो सोर्स आपने लगाया हुआ था वो कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये कंप्लीट इधर से इधर तक है, पूरा ब्लैक वाला जो मैंने बताया हुआ है, ये पूरा कंप्लीट एंगल, ये ब्लैक से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ई जो बना रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। कितना होगा बेटा, ओमेगा टी। तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये कितना एंगल है, ये है ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब क्या करते हैं अपन, फेजर डायग्राम लेते हैं, फेजर डायग्राम से इसके फॉर्मुलेस डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं कि भाई फ्रॉम फ्रॉम फेजर फ्रॉम फेजर डायग्राम। ठीक है, सो फ्रॉम फेजर डायग्राम आई कैन राइट दैट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, ई नॉट पीक वैल्यू है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। ठीक है, आप देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है। इस ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपका वीएल वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, वीएल वेक्टर है। ये जो है ये जो वैल्यू है ये कितना, वी आर वेक्टर है। बेस इसका वी आर वेक्टर है, और हाइपोटेनियस कितना है, ई वेक्टर है। ठीक है, तो हम पीक वैल्यू ले रहे थे, ई नॉट का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप। ई नॉट का स्क्वायर मतलब ये क्या है, ये आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो ई नॉट आप ई नॉट स्क्वायर करें, अब वी 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 नॉट आर। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आई नॉट आर, ये आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आई नॉट एक्स एल, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। यहाँ से आप आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये हो गया आपका ई नॉट स्क्वायर। यहाँ से अगर अपन ई नॉट डिवाइड बाय आई नॉट फाइंड आउट करें तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये जो आपके पास आया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ, ये होगा आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कौन सा सर्किट है अपना, आरएल सर्किट है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आरएल सर्किट। ठीक है, और ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है इसी को अपन बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने इम्पीडेंस। तो जो हमारा आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट के लिए इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला बनेगा जेड इज इक्वल टू, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस। या आप देखें इसको ये भी कर सकते हो कि भाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा होता है ना। ठीक है, तो ये अपने पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। तो इम्पीडेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। इम्पीडेंस का वही रोल होता है जैसे रेजिस्टेंस का रोल होता है। ठीक है, जैसे अगर आप रजिस्टिव वाला सर्किट ले रहे हो, रजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस का क्या रोल है, करंट को रजिस्ट करना, करंट के फ्लो को रजिस्ट करना, वही रोल यहाँ पर है किसका, इम्पीडेंस का। ठीक है, तो इम्पीडेंस क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आरएल सर्किट जेड इजिकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब ये लेते हैं कि भाई लेट द फेस बिटवीन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट इज फाई। ठीक है, हम ये लेते हैं कि द फेज बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज फाई। तो देखते हैं उसका आगे सॉल्व करते हैं। देखो, लेट फाई इज अ फेज बिटवीन अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या अपना ई है। ठीक है, एंड अल्टरनेटिंग करंट क्या आई है। ठीक है, सो फाई इज अ फेस बिटवीन ई एंड आई। देखो यहाँ पर ये ई वेक्टर ये बना हुआ है, अल्टरनेटिंग जो ईएमएफ है उसका वेक्टर ये रहा। ठीक है, और ये आई करंट वेक्टर ये रहा अपने पास। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, फाई है। ठीक है, ये फाई जो है ई और आई के बीच का एंगल है। तो यहाँ से हम टेन फाई निकाल सकते हैं। टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। यहाँ से अगर हम टेन फाई निकाले तो टेन फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना अपना इसमें, तो वो है वी नॉट एल। ठीक है, और बेस कितना अपना वी नॉट आर। देखो आप प्रीवियसली ये रहा,
ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो वी नॉट एल कितना है आपके पास, वी नॉट एल तो हो गया आपके पास आई नॉट और एक्सएल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आई नॉट और आर हो जाएगा, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सएल डिवाइड बाय आर आ जाएगा आपके पास। और यू कैन राइट द फेस टेन फाइव इज इक्वल टू एक्सएल की वैल्यू रख दो आप एल ओमेगा, तो एल ओमेगा डिवाइड बाय आर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सेकंड इक्वेशन कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपका आर एल सर्किट है, आर एल सर्किट है तो उसमें और ई और आई के बीच का फेस जो है वो फाई है, तो फाई का फॉर्मूला क्या होगा, टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइड बाय आर, और टेन फाई इज इक्वल टू एल ओमेगा डिवाइड बाय आर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, फाई आ गया, फाई हो गया तो हम इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं इस केस में, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो आप, तो फाई आपके पास है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल इज हाउ मच, ये एंगल तो फाई है आपका, यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल तो फाई है, ठीक है ना। और ये पूरा कंप्लीट ओमेगा टी है, पूरा पूरा कंप्लीट ई जो एंगल बना रहा है प्लस एक्स एक्सिस के साथ क्या ओमेगा टी है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल आया आपके पास ये क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जो एंगल बनेगा आपके पास ये कितना बन जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। तो आई जो है, आई वेक्टर जो है, अल्टरनेटिंग करंट का जो वेक्टर है, फेजर जो है, वो कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, ओमेगा टी माइनस फाई बना रहा है। तो आपके पास इक्वेशन जो आएगी यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट की वो आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। थर्ड इक्वेशन आ गई। So this is all about our AC circuit containing inductor and resistance in series, ठीक है। तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। आप जैसे आप देख रहे हो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद बाकी सारे फॉर्मुलेज यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर न्यू चैनल एंड आवर एग्जिस्टिंग चैनल जो पहले से ही चल रहा है एमईटी क्लासेस कोटा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। ओके।